सभी को हरित नमन। मैं जब भी आपको हरित नमन करता हूँ तो उसमें आपसे एक अपेक्षा भी रख रहा हूँ और एक प्रार्थना भी करता हूँ कि आप अपनी निजी ज़िंदगी में और अपनी सार्वजनिक ज़िंदगी में जितना भी पर्यावरण के संरक्षण का प्रयास कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण दो तरह से आप कर सकते हैं। एक एक तरीका ये है कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करें, पेड़ लगाएं, या और भी कोई नई तकनीक आप पैदा कर सकते हैं वो करें, या जिस तरीके से भी आप पर्यावरण को बचा सकते हैं उसका प्रयास करना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये होता है कि हम अपनी निजी ज़िंदगी में अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा चुके हैं कि कई जगह ज़रूरी नहीं होने के बावजूद भी हम उस संसाधन की लालसा रखते हैं और इसी चक्कर में हम पर्यावरण को दुगना स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में जितनी आपकी बुनियादी ज़रूरत हैं बेशक उनको पूरा कीजिए, परंतु उन ज़रूरतों को पूरा करने में पर्यावरण का भी ध्यान रखें। दूसरे शब्दों में कहें, अपनी ज़िंदगी में वे सारे प्रयास हटा दें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है या पर्यावरण के अति दोहन की तरफ अग्रसर करता है। हमारी ज़रूरतें इतनी होती हैं और प्रकृति ने हमें इतना दिया है कि जितना प्रकृति ने दिया उससे आराम से पूरी हो सकती है, परंतु व्यक्ति की जो लालसा है वो ऐसी सीमा तक पहुंच गई है कि वो किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होना चाहता। परंतु आप ये याद रखें कि कहीं ना कहीं इसको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्रकृति हमारे बिना रह सकती है, सदियों से रही भी है, परंतु आप प्रकृति के बिना एक मिनट की भी सांस नहीं ले सकते। ठीक है। तो इसलिए, और सिर्फ इसलिए नहीं बचाएं प्रकृति का या प्रकृति को या पर्यावरण को बचाने के आपकी निजी ज़िंदगी के जो प्रयास कर रहे हैं वो इसलिए ना करें क्योंकि आप कोई भलाई कर रहे हैं प्रकृति के ऊपर, नहीं, आपके जीवन का एक हिस्सा है ये। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं काम नहीं करते, अपने परिवार के खिलाफ कुछ ही काम नहीं करते, तो आपको प्रकृति के खिलाफ भी कुछ काम नहीं करना है। ये आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसके बिना आप रह ही नहीं सकते। तो इससे दुश्मनी करके इसको इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाती तो आप क्यों इतना नुकसान पहुंचा रहे हो? इसीलिए मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूँ, हरित नमन। ठीक है। मैं वीडियो की शुरुआत इससे करता हूँ ताकि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को जान सकें और उसका पालन रेगुलर करें। चलिए आइए हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो के बारे में हमारा चिंतन चल रहा है। उस श्रृंखला में हमने प्लेटो के कई राजनीतिक सिद्धांतों को जाना है, सामान्य परिचय को जाना है जिसमें हमने उसकी अध्ययन पद्धति कैसी है, प्लेटो के बारे में क्या विचार है, सुकरात के बारे में क्या है वो जाना था। न्याय पद्धति में हमने न्याय का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था वो आधुनिक न्याय से किस तरह से भिन्न है और न्याय का सिद्धांत कैसे आदर्श राज्य की तरफ ले जाता है, ये हमने जाना था। हमने प्लेटो के दार्शनिक राजा का विचार जाना था कि कैसे दार्शनिक राजा के माध्यम से आदर्श राज्य तक पहुंचा जाएगा, और दार्शनिक राजा या न्याय की व्यवस्था कैसे स्थापित होगी या इनका आधार स्तंभ क्या है, उसके रूप में हमने शिक्षा को जाना था। इन सभी को हमने अलग अलग वीडियो में जाना था। ठीक है। आज हम जानेंगे प्लेटो के साम्यवाद के विचार। और प्लेटो ने जो साम्यवाद का विचार दिया है वो दो परिप्रेक्ष्य में दिया है, एक है संपत्ति का साम्यवाद और एक है परिवार का साम्यवाद। ठीक है। तो साम्यवाद का वर्ड आपने अधिकतर तब सुना होगा जब मार्क्स का उद्भव होता है, या मार्क्स का जो सिद्धांत है राजनीतिक उसका उद्भव होता है। उसके बाद साम्यवाद जो शब्दावली है बहुत प्रचलित रूप में आ गई, परंतु उससे पहले, इतने सदियों पहले ही प्लेटो ने साम्यवाद पर विचार दे दिए थे। बेशक उनका जो साम्यवाद का विचार है वो आधुनिक साम्यवाद मतलब मार्क्स के साम्यवाद से बहुत भिन्न है, और इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पूरा उसी पे लेके आऊँगा, है ना। इसमें हम केवल प्लेटो के साम्यवाद को समझेंगे। ठीक है। साम्यवाद का इससे पहले जिक्र हमारे पिछले वीडियो में कहाँ हुआ था, वो हुआ था, एक शब्दावली एक लाइन मैंने यूज़ की थी कि न्याय की प्राप्ति के लिए, प्लेटो के न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा को सकारात्मक और साम्यवाद को नकारात्मक साधन के रूप में प्रयोग किया है। किसने? प्लेटो ने। मतलब प्लेटो को न्याय तक जाना है और न्याय तक जाने के लिए वो शिक्षा को सकारात्मक रूप से और साम्यवाद को नकारात्मक साधन के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है। अगर नकारात्मक साधन के रूप में प्रयोग करता है तो किसी ना किसी चीज़ की मनाही करेगा, बेशक करेगा। अब वो क्या है वही तो हमें जानना है।
तो आइए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। पहली बात, प्लेटो का साम्यवाद लागू किस पे होता है? ठीक है, तो प्लेटो का साम्यवाद लागू होता है संरक्षक वर्ग के लिए। देखिए प्लेटो जब भी संरक्षक वर्ग की बात करता है तो उसमें दो वर्ग शामिल होते हैं, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। मतलब दार्शनिक राजा वाला वर्ग और सैनिक वर्ग। कितने वर्ग बताए थे? कुल 3 वर्ग बताए थे। एक उत्पादक वर्ग बताया था, एक सैनिक वर्ग बताया था और एक दार्शनिक वर्ग बताया था। परंतु जब संरक्षक वर्ग की बात करता है तो वह बात करता है दार्शनिक राजा व सैनिक वर्ग की। आप याद रखना हमेशा, प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल इन 2 वर्गों के लिए ही लागू होता है। ये इन 2 वर्गों पे ही लागू होता है, वो उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब जानते हैं कि ये है क्या, प्लेटो का साम्यवाद है क्या। साम्यवाद को उसने बोला है कि संरक्षक जो वर्ग हैं उसका अपना कोई भी परिवार व निजी संपत्ति नहीं होगी। कहने का मतलब यह है, प्लेटो कह देता है कि सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा है ना, उनका खुद का कोई परिवार नहीं होगा, जो पूरा राज्य है वही उनका परिवार होगा। और इसी प्रकार उनकी खुद की कोई संपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उनको भौतिक चीज़ों की आवश्यकता है ही नहीं। उनका जीवन तो सार्वजनिक उद्देश्य में इतना लगा हुआ है, उनको भौतिक संपत्ति, भौतिक सुविधाओं की, भौतिक आवश्यकताओं की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इसके लिए वो मना करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा, संरक्षक वर्गों का अपना परिवार, निजी संपत्ति नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए जब भी आप किसी विषय के उद्देश्य में आते हैं ना, तब जाके वो खुलने लगता है विषय। क्यों? क्योंकि उद्देश्य में आते ही आपको पता लगने लगता है कि उसके पीछे का कारण क्या है, वो साम्यवाद के विचार लाया क्यों है। और जैसे ही कारण के बारे में विचार करने लगते हैं हम, तो उस समय की उस राज्य की परिस्थितियाँ क्या थी वो हमें पता लगने लग जाती है। क्योंकि जैसे मैंने हमेशा कहा है, हर राजनीतिक विचारक का जो विचार है वो उसके देश की परिस्थितियों से ही जन्मा होता है। उसकी देश की परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव उस पर होता है, उसके विचारों पे होता है। तो बेशक ये प्लेटो पे भी लागू होता है। अब प्लेटो कैसे? मैंने उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखा है राज्य की एकता। ठीक है, क्यों लिखा है? देखिए उस समय यूनान जो था, जो प्लेटो का समय था, समकालीन समय था, उस समय यूनान बहुत छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, और यहाँ तक कि ये जो नगर राज्य थे ना, ये भी अपने आप को 2 प्रकार के नगर राज्यों में विभाजित करके बैठे हुए थे। एक था अमीरों का राज्य और दूसरा था गरीबों का राज्य। ताज्जुब की बात है। ठीक है, मतलब नगर राज्य पहले छोटे छोटे हैं और उन्होंने भी अपना 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है। एक है अमीरों का राज्य और दूसरा है गरीबों का राज्य। इसके कारण क्या हो रहा था, पूरा जो यूनानी राज्य है, समाज है, पूरा प्रदेश है, नगर राज्य है, उसमें स्वार्थवाद, गुटवाद, है ना, ये बहुत मतलब चरम स्तर पर पहुंच चुका था, है ना। क्योंकि गुटबाजी में लगे हुए थे सब, अपने संघर्ष। अब गुटबाजी के चक्कर में क्या होता है, एक दूसरे से संघर्ष बना हुआ रहता है, संघर्षों का समाधान नहीं होता है। तो प्लेटो ने इसी के समाधान के लिए साम्यवाद व्यवस्था का समर्थन किया। प्लेटो कहता है मुझे आदर्श राज्य चाहिए है ना, और आदर्श राज्य के लिए ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उस राज्य में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की जाए, ताकि गुटबाजी खत्म हो, संघर्ष खत्म हो और राज्य की एकता स्थापित हो, राज्य में एकता स्थापित हो। ये राज्य की एकता की बजाय इसमें राज्य में एकता कर लेना, ये राज्य की एकता कर लेना। ठीक है, तो साम्यवाद लाने का उसका मेन मकसद क्या है? राज्य की एकता स्थापित करना, गुटबाजी, संघर्ष आदि को प्रतिबंधित करना, है ना, स्वार्थवाद को प्रतिबंधित करना, इस तरीके से। देखिए मैंने इसमें एक अंतिम पॉइंट भी लिखा है, तीसरा, भ्रष्टाचार की समाप्ति, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब अमीरों का राज्य और गरीबों के राज्य के रूप में नगर राज्य बटे हुए थे तो गुटबाजी बनी हुई थी, और एक दूसरे को खुश करने के लिए या राजनीतिक कूट जो चालें होती हैं, राजनीतिक कूटनीति होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती थी। और जहाँ पे जालसाजी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे भ्रष्टाचार पनपेगा ही पनपेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के रूप में किसी को लालच दिया कि तुम हमारे गुट में शामिल हो जाओ, किसी को लालच दिया तुम उसी गुट को छोड़ दो, फला तरीके से भ्रष्टाचार को बहुत ही विस्तार किया जा रहा था। तो प्लेटो ने राज्य की एकता के लिए, गुटबाजी खत्म करने के लिए, संघर्ष खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन किया, है ना। तो यहाँ पे ये होता है। दूसरा, सकारात्मक अर्थों में क्या था
न्याय की प्राप्ति के लिए उसने साम्यवाद का समर्थन किया। इस पॉइंट के बारे में हमने जो हमारा न्याय सिद्धांत वाला जो वीडियो था उसमें भी चर्चा की थी। प्लेटो क्या चाहता था? प्लेटो चाहता था एक आदर्श राज्य स्थापित हो, और आदर्श राज्य की ज़रूरत है कि समाज में संतुलन, साम्य व्यवस्था पैदा की जाए। और संतुलन, साम्य व्यवस्था का मतलब उसने क्या बताया था? राज्य में न्याय की व्यवस्था स्थापित की जाए। ठीक है। अब उस संतुलन और उस साम्य व्यवस्था प्राप्त करने के लिए ज़रूरी था कि जो समाज है और व्यक्ति है, समाज है और वो व्यक्ति है, वो भी अपने आप को क्या बोलते हैं, अच्छे स्तर पर लेके जाए, या सद्गुणी रूप में लेके जाए। ठीक है। सद्गुणी रूप में लेके जाएगा तो एक शर्त क्या है? उत्पादक वर्गों की क्या जिम्मेदारी है? वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। संरक्षक वर्गों की क्या जिम्मेदारी है? वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। संरक्षक वर्ग में दोनों वर्ग आ जाते हैं, सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा वर्ग, दोनों अपने अपनी जिम्मेदारी निभाए और एक दूसरे काम में हस्तक्षेप ना करे, तभी जाके वहाँ पे न्याय की व्यवस्था स्थापित हो सकती है। अब ये सारा काम कौन करेगा? ये काम उन्होंने दो पे छोड़ दिए, एक तो शिक्षा पे छोड़ दिया और एक साम्यवाद पे छोड़ दिया। ठीक है। शिक्षा को हम देख चुके हैं। साम्यवाद छोड़ देने का, साम्यवाद पे छोड़ा वो इसलिए क्योंकि जो राज्य की जो मतलब राज्य में जो समाज में जो संतुलन, साम्य व्यवस्था है ना, उसको भंग करने के कई कारण होते हैं। एक कारण क्या है कि जो दार्शनिक राजा है या सैनिक है, जब तक उनके पास अपना परिवार रहेगा तब तक वह स्वार्थी रूप से ही सोच पाएंगे, संकीर्ण रूप से ही सोच पाएंगे, है ना। ये स्वार्थ है ना, तो स्वार्थी प्रवृत्ति अपने आप पैदा होती है परिवार रहने पर, और उनके पास अगर संपत्ति होगी तो संकीर्ण प्रवृत्तियाँ जन्म लेगी। ठीक है। उनमें भौतिक आवश्यकताओं की लालसा बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार उस समाज में साम्य व्यवस्था संतुलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो सबसे बोलते हैं ना, जो शिक्षा के माध्यम से सबसे विकसित रूप से निकले हैं सैनिक और दार्शनिक राजा, वही अगर इन चीज़ों में लगे पड़े रहेंगे, संपत्ति और परिवार में, तो कैसे वो न्याय की स्थापना कर पाएंगे और कैसे आदर्श राज्य की तरफ जा पाएंगे? तो इसलिए प्लेटो ने न्याय की प्राप्ति के लिए साम्यवाद को बहुत आवश्यक माना। ठीक है। तो ये इसके हो गए उद्देश्य। जैसे मैंने कहा कि उद्देश्य में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब बात आती है साम्यवाद। तो साम्यवाद उसने दो टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत किया है, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। परिवार का साम्यवाद तो इसकी बिल्कुल यूनिक फिलॉसफी हो गई। ठीक है ना, जो आपको किसी भी राजनीतिक विचारक पे मिलेगी ही नहीं। संपत्ति साम्यवाद में समानता और असमानता के रूप में आप मार्क्स से इनकी तुलना कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में उसी पे डालने वाला हूँ, जिसमें प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना होगी। ठीक है। प्लेटो क्या, पहले अपन संपत्ति का देखते हैं, फिर परिवार का देखते हैं। पहले एक ओवरऑल भी बात जान लेते हैं। जैसे कि हमने साम्यवाद की परिभाषा क्या बताई थी कि संरक्षक वर्गों का अपना कोई भी परिवार व निजी संपत्ति नहीं होगी, अर्थात संरक्षक जो वर्ग हैं उनका परिवार पूरा राज्य होगा, और इससे यूनानी राज्यों में एकता का निर्माण होगा। संरक्षक वर्ग क्या है, उनकी फिर ये सवाल होता है कि इन संरक्षक वर्गों को भी तो भौतिक आवश्यकता चाहिए, न्यूनतम भौतिक आवश्यकता सबकी चाहिए, वो कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि इन संरक्षक वर्गों की जो भौतिक आवश्यकता है ना, उसकी पूर्ति करेगा उत्पादक वर्ग, जिस पे कि साम्यवाद का नियम लागू नहीं होता। ठीक है। उससे पूछा क्यों भाई, ऐसा क्यों, वो खुद ही क्यों नहीं करते हैं? मतलब संरक्षक वर्ग है, वो खुद ही क्यों ये संपत्ति है इसका अर्जन ना कर लें, या अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए संपत्ति का अर्जन ना कर लें, क्यों ना करें ऐसा? वो कहता है जब आपने उनको इतनी शिक्षा दी है, इतना विवेकशील बनाया है, इतना दार्शनिक बनाया है, इतना ज्ञानी बनाया है, तो उस राजा के लिए भौतिक संपत्ति का तो मतलब ही नहीं रह गया, उसके लिए तो निरर्थक है, क्योंकि उसे तो पूर्ण सत्य का ज्ञान हो चुका है। ठीक है। पूर्ण सत्य ज्ञान हो चुका है, तो उसके लिए ये ज़रूरत ही नहीं है। आप ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया कंसेप्ट था, है ना, संपत्ति के साम्यवाद। छोटे छोटे रूपों में उस समय भी एथेंस, स्पार्टा में इसकी झलक थी। यूनानी युग में सामुदायिक संपत्ति की व्यवस्था बहुत पहले से चली हुई थी, है ना, सामुदायिक संपत्ति की। जैसे एथेंस जैसे राज्यों में क्या है, वन जो थे, है ना, फॉरेस्ट जो थे, और खान जो थी, उन पर राज्य का स्वामित्व होता था। ठीक है। और इसी तरह का जो स्पार्टा में है, तो वहाँ पे सामूहिक भोजनालय होता था सभी व्यक्तियों के लिए। तो साम्यवाद का जो कंसेप्ट है ना, वो इनडायरेक्टली रूप में वहाँ मौजूद था। प्लेटो ने क्या इसको विस्तृत रूप में प्रयोग किया, क्यों किया? राज्य की एकता के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए।
अब संपत्ति के साम्यवाद पे उसे पूछा, भाई आपको संपत्ति के साम्यवाद पीछे करने के तर्क क्या हैं, औचित्य क्या है? कोई ना कोई तो आधार होगा ना, कि किस आधार पर इसका समर्थन कर रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं। तो प्लेटो कहता है कि समाज के जो तीनों वर्ग हैं वो अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करेंगे, ठीक है, और वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के स्वार्थ को त्याग कर समाज व राज्य के कल्याण में संलग्न होंगे, ये डिसाइडेड कर दिया है। बट दिक्कत क्या होता है कि व्यक्ति भ्रष्टाचारी जब भी होता है, मतलब व्यक्ति भ्रष्टाचारी तब होता है जब उसके पास निजी संपत्ति आ जाती है, क्योंकि निजी संपत्ति आने के बाद उसका मोह और संपत्ति आने के लिए बढ़ जाता है। वो चाहता है कि और संपत्ति आए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसका खुद का परिवार है, वो चाहता है मैं अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ के जाऊँ, मैं खुद संपन्न बनूँ, मेरा परिवार संपन्न बने। तो इस प्रकार से मनुष्य के भ्रष्ट होने का मूल कारण निजी संपत्ति मानता है प्लेटो, और ये परिवार के लिए अर्जित की जाती है। इसलिए प्लेटो ने ये निजी संपत्ति का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। बोले कि निजी संपत्ति नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी संरक्षक वर्ग के लिए, वहाँ पे केवल सामुदायिक संपत्ति होगी, ठीक है ना, जिस पर सभी का अधिकार होगा, ठीक है। एक दूसरा बड़ा कारण क्या था? प्लेटो नहीं चाहता था कि जिसके पास राजनीतिक शक्ति है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, जो शक्तिशाली है, मतलब जो सत्ता पर बैठा हुआ सबसे शक्तिशाली है, उसी के पास आर्थिक शक्ति भी दे दी जाए, ठीक है। क्योंकि अगर उसी व्यक्ति को आर्थिक शक्ति भी दे दी जाए या उसको अथाह पूंजी कमाने की स्वतंत्रता दे दी जाए, अब वो इतने सारी पावर उसके पास है तो वो उसका बेवजह यूज़ करके अपनी जो इकोनॉमिक पावर है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। तो इससे तो वो बहुत ज़्यादा निरंकुश हो जाएगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए उसने बोला कि राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों को अलग करने के लिए ही साम्यवाद को लाया गया, ताकि कोई भी दार्शनिक राजा निरंकुश न बन सके। ये चीज़ आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए प्लेटो का जब आप कभी कभी क्वेश्चन आ जाए, स्पेशली तो ये जिसमें पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट होता है और रिटन पेपर होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें प्लेटो का आज के समय में क्या क्या प्रभाव है। तो शिक्षा व्यवस्था में तो मैंने बताया था कि ऐसे निःशुल्क शिक्षा वगैरह बात करती है। साम्यवाद की बात है ना, तो ये बहुत गजब का पॉइंट है कि राजनीतिक आर्थिक शक्तियों का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता इसीलिए, आज के टाइम पे सब राजनीति में पद इसलिए ही चाहते हैं ताकि वो पूंजी कमा सके, संपत्ति कमा सके, और प्लेटो तो इसके लिए इतने सदियों पहले ही मनाही कर गया था, ठीक है। अब संपत्ति के साम्यवाद का एक तर्क और क्या दिया, औचित्य क्या दिया? बोले कि भाई समाज में प्रत्येक वर्ग का कार्य निर्धारित है, ठीक है, और संरक्षक वर्ग का काम क्या दिया है आपने? शासन करना व सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि सैनिक वर्ग सुरक्षा देगा और जो दार्शनिक राजा है वो शासन करेगा, ठीक है। और इसलिए संरक्षक वर्ग को भौतिक संपत्ति से मैं अलग कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपना कार्य पूरे तरीके से कर सकें। अब उसने बोला कि संरक्षक वर्ग को जब इतनी शिक्षा दी है, इतना विवेकशील बनाया है, तो उनकी जो आत्मा है ना, वो सोने चांदी जैसी बन चुकी है। जिसकी आत्मा ही सोने चांदी जैसी बन चुकी है, उसे भौतिक जीवन में इन पदार्थों की आवश्यकता रहेगी नहीं। क्या वो खुद अपने आप में इतने कंप्लीट पर्सन है, तो उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसलिए उसने सोने चांदी को हाथ में लेना, स्पर्श करना, धारण करना, इनसे निर्मित पदार्थों का उपयोग करना सब अवैध कर दिया संरक्षक वर्ग के लिए। तो वो इतना ध्यान दे रहा है राज्य की एकता, न्याय की प्राप्ति के लिए साम्यवाद पर, और संरक्षक वर्ग जो पहले ही इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहाँ तक पहुँचा है, उस पर भी इतने प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। एक तरीके से कहे ना तो इनका जो शिक्षा है ना वो अनंत काल तक चल रही है, मतलब जब तक वो जीवित है तब तक चल रही है। क्योंकि 50 साल तक तो मान लो दार्शनिक राजा की शिक्षा पूरी हो जाती है, परंतु बाद में साम्यवादी रूपी जो प्रतिबंध है, साम्यवाद रूपी प्रतिबंध है, वो तो आजीवन चलने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से ये पूरे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये कहा भी जाता है कि 50 वर्ष की आयु में जो लोग दार्शनिक बन जाएंगे उनकी औपचारिक शिक्षा तो पूरी हो जाएगी, परंतु साम्यवाद की छत्र छाया में वे आजीवन अपनी शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते ही रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सब जगह शिक्षा का वो आ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि साम्यवाद की प्राप्ति का माध्यम किसको बनाया है? शिक्षा को ही बनाया है। इस तरीके से हम इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। अब हम दूसरा आते हैं, जो यूनिकनेस है परिवार का साम्यवाद। प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग,
दोनों को अपने व्यक्तिगत परिवार रखने पर निषेध कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो संरक्षक वर्ग होगा उसका संरक्षक वर्ग का महिलाओं पर सामूहिक स्वामित्व होगा, मतलब स्त्रियां सभी की समान रूप से पत्नियां होंगी, बच्चे भी सभी के बच्चे होंगे, और माता पिता मतलब ना तो माता पिता को अपने बच्चों की जानकारी होगी, न ही बच्चों को अपने माता पिता की जानकारी होगी। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है। पूछा गया, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या तर्क है इन चीज़ों को देने के पीछे, आपका औचित्य क्या है? तो प्लेटो अपना तर्क सिद्ध करता है, तर्क देता है, औचित्य प्रदान करता है कि पहला, कि परिवार जो होता है ना, वो व्यक्ति में स्वार्थी भावनाएं पैदा कर देता है, और संरक्षक वर्ग का काम तो इतना महत्वपूर्ण है, सुरक्षा और शासन करने वाला, अगर उसमें ही स्वार्थी भावनाएं आ जाएंगी तो कितना विनाश कर सकता है, आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए ने कहा कि परिवार व्यक्ति में स्वार्थी भावनाएं उत्पन्न करता है, संकीर्ण मनोवृत्ति को जन्म देता है। ये स्वार्थी भावनाएं ही राज्य में अशांति का सबसे बड़ा कारण होती है, और ये जो राज्य की एकता है ना, जिसमें गुटबंदी हो रही है, इसका बहुत बेसिक कारण जो है ना, अगर हम बिल्कुल जड़ में जाएं तो यही आ जाएगा, क्या? परिवार। क्योंकि परिवार के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। ये परिवार के मतलब परिवार के हित के करने के लिए इतनी स्वार्थी भावनाएं, संकट मनोवृत्तियाँ आती हैं, जिसके कारण राज्य में अशांति हो जाती है और राज्य की एकता में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए प्लेटो बोलता है कि संरक्षक वर्ग का खुद का कोई परिवार नहीं होगा, जो पूरा राज्य है ना वही उसका परिवार होगा। ठीक है भाई, बात मान ली। बोले कि ये तो बड़ा कंसेप्ट हो गया, महिलाओं को लेकर क्या है? प्लेटो कहता है कि परिवार के साम्यवाद का समर्थन महिलाओं की मुक्ति के लिए भी किया गया है। उसने कहा कि महिलाएं है ना नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से सभी कार्य में भाग लेने की योग्यता रखती है। ये बहुत ही प्रगतिशील विचार था उस समय में, जो प्लेटो ने कहा, क्योंकि उस समय महिलाओं को इतने अधिकार नहीं दिए गए थे, उनको सेकेंडरी माना जाता था, पुरुषों के अधीन माना जाता था। उस समय प्लेटो कह रहा है कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से सभी कार्यों में भाग लेने की योग्यता रखती है। उसके अनुसार एथेंस में जो महिलाओं का जीवन था ना, बहुत ही नारकीय ढंग का था, मतलब बहुत ही दयनीय, दास टाइप का था, है ना, नारकीय। इसलिए उनका उत्थान करना है, और उनका उत्थान किस तरीके से होगा? साम्यवाद के माध्यम से। जब महिला पर कोई भी अपना वो है ना अधिकार ना दिखाए, महिला को कोई भी अपना स्वामित्व ना माने, तभी महिला का उत्थान हो सकता है। महिला का अपना कोई पति नहीं होगा, है ना। इस तरह के महिला को उसने मुक्त करने की कोशिश की है, इसलिए उसको महिलाओं की मुक्ति का विचारक भी कहा जाता है। ठीक है। अब संतानों के लिए क्या कहता है? बोले कि श्रेष्ठ संतान तब उत्पन्न होंगे जब ये साम्यवादी व्यवस्था आ पाएगी। राज्य की एकता के लिए बहुत आवश्यक है कि श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न की जाए, और श्रेष्ठ संतानें तभी उत्पन्न की जाएगी जब जो बोलते हैं ना श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लोग हैं, वो उन बच्चों के पैदा होने में उनकी भागीदारी होगी। तो इसलिए परिवार के साम्यवाद का समर्थन करने के लिए उन्होंने श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न करने की बात की, और श्रेष्ठ बच्चे ही राज्य को प्रभावी रूप से रक्षा के लिए समर्थ होंगे। इसके लिए उसने बच्चों को परिवार से पहले ही अलग कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार प्लेटो का साम्यवाद का पूरा विचार आता है। अब इसकी आलोचना तो होना लाजमी है। आप सोच सकते हैं, परिवार और इसके बारे में इतनी बात की है तो लाजमी है, संपत्ति के लिए मना कर रहा है। अब आप देखिए कि हर व्यक्ति जो कमाने की सोचता है, नौकरी की सोचता है, किसके लिए सोचता है? आज भी किसके लिए सोचता है? परिवार के हिसाब से, या अपनी संपत्ति को मैक्सिमम करने के हिसाब से। उसी की प्लेटो इतनी सदियों पहले आलोचना कर रहा है कि सारी समस्याओं की जड़ी यही है। बोले जब तक ये समस्या जड़ी यही रहेगी, तब तक जो मेन काम देने वाले हैं, मेन कामों किसको मानता है? सैनिक वर्ग के कामों को और दार्शनिक राज्य के वर्ग के कामों को। बोले कि उनके जो मेन काम है वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इन्हीं के अंदर वो पिसते हुए रह जाएंगे, है ना। तो फिर उनकी आलोचना होती है। कहा जाता है कि प्लेटो का जो ये साम्यवाद का विचार है ना, ये व्यवहारिक और वास्तविक धरातल पर नहीं था। ठीक है। इसकी अरस्तु ने भी आलोचना की। अरस्तु ने कहा, क्योंकि अरस्तु जस्ट प्लेटो का शिष्य है, उसके जस्ट बाद वो अपने विचार रखता है, और उसमें वो निजी संपत्ति और परिवार दोनों को स्वीकार कर लेता है, और प्लेटो के साम्यवाद का खंडन कर देता है। ठीक है। वो कहता है कि
राज्य को परिवार और मतलब जो अरस्तु है वो राज्य को परिवार एवं गांवों से मिलकर बनने वाली संस्था बोलता है ना। उसके अनुसार राज्य में एकता स्थापित करने के लिए परिवार को समाप्त करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि परिवार से तो प्रेम और नैतिकता का विकास होता है जो कि राज्य की एकता के लिए आवश्यक है। जबकि प्लेटो क्या कहता है कि राज्य की एकता में बाधक है, और जबकि अरस्तु कह रहा है कि राज्य की एकता में आवश्यक है, क्योंकि परिवार के माध्यम से ही प्रेम व नैतिकता का विकास होता है। और दूसरी तरफ जैसे बारकर ने कहा है कि प्रत्येक प्रकार की कला के विकास के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे पेंटिंग के लिए ब्रश चाहिए, उसी प्रकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए ज़रूरी है कि उसकी भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी हो और उसके लिए संपत्ति बहुत आवश्यक है ना। तो यहाँ पे आलोचना में संपत्ति को भी आवश्यक बताया गया है और परिवार को भी आवश्यक बताया गया है। ठीक, इस तरीके से आप इन दोनों को लेकर आलोचना कर सकते हैं, और भी आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। परंतु हमेशा मैं कहता हूँ लास्ट में जाकर आपको इतने महान राजनीतिक विचारक की या उसके विचारों की आपको बचाव करना ही है ना। प्लेटो के विचार में ये कमियां होने के बाद भी ये ध्यान देने वाली बात है कि उस समय का जो यूनानी राज्य थे उसमें सामूहिक विवाह और सामूहिक संपत्ति की प्रथा प्रचलित थी। मतलब ये बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट नहीं था, उस समय भी सामूहिक विवाह सामूहिक संपत्ति की प्रथा प्रचलित थी। इसलिए प्लेटो ने उस समय चल रहे जो परंपराएं तो नहीं बोलेंगे, उस समय जो चीज़ें चल रही थी उनका व्यवहारिक अध्ययन करके ही है ना अपने जो सिद्धांत थे उसमें साम्यवाद का सिद्धांत लाया। तो इसको पूरी तरीके से ये नहीं बोल सकते हैं वो तो कुछ भी कल्पना लो की बातें कर रहा है, अचानक कौन सी चीज़ ला रहा है, नहीं, उस समय थी ये बातें। और दूसरी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, प्लेटो आदर्श में रहकर ही बात कर रहा है, क्योंकि वो दार्शनिक है ना। वो आदर्श में रह के बात कर रहा है, उसको चाहिए मेरे को आदर्श राज्य स्थापित हो। आदर्श राज्य के लिए वो न्याय चाहता है, और न्याय का संकल्पना जो भी है ना वो समाज में संतुलन साम्य व्यवस्था के लिए, और उसके लिए तो फिर बहुत कुछ को त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए उसने संरक्षक वर्ग से इन दोनों चीज़ों का त्याग करवाया है ना। और इस सब का मुख्य उद्देश्य क्या था वो कि ये वो राज्य की एकता स्थापित कर सके और आदर्श राज्य की स्थापना कर सके, है ना। तो उसका अल्टीमेट जो एम है ना वो ध्यान रख के आपको सकारात्मक रूप से बचाव करना है साम्यवाद का भी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के अंतर की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।